गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पार्ट अच्छी तरीके से देख लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड, ट्रांसफार्मर को कितने प्रकार से ठंडा किया जाता है, कैसे उसको कूलिंग किया जाता है, इस चीज़ हम लोगों ने जान लिया था। ये 4 प्रकार से हम लोग ट्रांसफार्मर को कूलिंग करते हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर का जो नेचुरल एयर कूलिंग होता है, जिसको हम लोग वातावरण के वायु से ठंडा करते हैं। दूसरा जो था नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड था, यानी कि उसको तेल के माध्यम से उसको ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो था वाटर कूलिंग मेथड था, और चौथा एयर ब्लास्ट मेथड था। नेचुरल एयर में एयर के संपर्क में आएगा और वो ठंडा हो जाएगा। ऑयल कूलिंग में ऑयल रेगुलेट करते रहेगा और उसको ठंडा करते रहेगा। वाटर कूलिंग मेथड में वाटर का पाइप चारों ओर उसके लगे हुए रहते हैं। एक तरफ से ठंडा पानी जाता है, दूसरी तरफ पानी निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एयर ब्लास्ट मेथड, मतलब एयर का ब्लास्ट किया जाता है, एयर उस पर छोड़ा जाता है और उसे ठंडा किया जाता है, तो वो एयर ब्लास्ट कूलिंग मेथड था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है कि जो ईएमएफ बना ट्रांसफार्मर में, जो ईएमएफ बना वो कितना बना, कैसे बना, इन चीज़ों को जो है जानना है। वही जो इक्वेशन होता है उसके लिए, उसी को ईएमएफ इक्वेशन करते हैं। ठीक है। चलिए, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ जो होता है, ई एवरेज को लेते हैं हम लोग। देखिए, ईएमएफ सबसे पहले जो समानुपाती होता है 3 कारकों पर डिपेंड करता है। ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से कारक? वो 3 कारक हैं जिस पर ये निर्भर करता है। तो वो कारक हैं, पहला जो है मैक्सिमम फ्लक्स पर, कितना फ्लक्स वो उत्पन्न कर रहा है। उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स, यानी कि फाई मैक्स यानी उत्पन्न मैक्सिमम फ्लक्स पर वो डिपेंड करता है। दूसरा है कि कितना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है। एसी का तो फ्रीक्वेंसी होता ही है 50 हर्ट्ज है। और तीसरा जो डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न, यानी एन पर डिपेंड करता है कि बाइंडिंग में कितना टर्न है, कितने टर्न की संख्या है। ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। इसको आप जो है जरूर याद रखेंगे कि ये 3 कारक कौन कौन से कारक है। ठीक है। 3 कारकों पर निर्भर करता है, इसको आप ध्यान से देखें, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और ई जो डिपेंड करता है वो ई एवरेज पर डिपेंड करता है। इस पर ई एवरेज पर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर ई एवरेज। ठीक है। एवरेज के समानुपाती होता है, यानी एवरेज मान को लेते हैं लोग, क्योंकि एसी में तो बदलते रहता है। और ये ई एवरेज के समानुपाती हुआ,
और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ये जो समानुपाती होगा किसका होगा, पाई मैक्स का होगा। ठीक है, ये जो समानुपाती होगा फ्रीक्वेंसी का होगा, और ये जो समानुपाती होगा किसका समानुपाती होगा, एन का समानुपाती होगा। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी है एक चक्कर में 4 बार स्थान वो चेंज करता है, पूरे एक चक्कर में उसकी 4 बार स्थान चेंज करता है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर के एक चक्कर लगाया। तो देखिए एक चक्कर मतलब ऐसे एक चक्कर में मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, पहला पोजीशन देखिए, यहाँ ये पहला पोजीशन हुआ मैक्सिमम का। फिर यहाँ आया, ये दूसरा पोजीशन हुआ। ठीक है, ये दूसरा पोजीशन हो गया, यहाँ सबसे कम हो गया, देखिए ये वाला, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा, यहाँ जब आया तो ये हो गया तीसरा, और यहाँ फिर से आ जाएगा चौथा, ये चौथा कंडीशन। फिर से वो शुरू हो, यानी 4 बार ये फ्रीक्वेंसी एक चक्कर में ये चेंज होता है, इसका मान चेंज होता है। तो इसी को 4 बार चेंज होने के कारण हम लोग जो है इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ई समानुपाती लिखेंगे 4 5 मैक्स एफ एन। क्या लिखेंगे, 4 × 5 मैक्सिमम एफ एन। अब चूंकि एवरेज, ये एवरेज के समानुपाती होता है, और हम लोग जानते हैं कि जो मान मापा जाता है वो आरएमएस का मापा जाता है। ठीक है, मान क्या मापा जाता है, आरएमएस, आरएमएस मान, और आरएमएस बटे एवरेज, एवरेज मान कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, 1.11 होता है। तो आरएमएस मान को ही हम लोग नापते हैं या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1.11 गुने एवरेज, आरएमएस मान क्या हो जाएगा, आरएमएस मान हो जाएगा 1.11 गुने एवरेज। तो ये जो ई है क्या है, ये एवरेज है, इसको हम लोग आरएमएस में बदलेंगे, यानी कि ई आरएमएस जो हो जाएगा 1.11 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.445 मैक्स एफ एन। यही जो इक्वेशन हुआ, यही ट्रांसफार्मर इक्वेशन हुआ, यही ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हुआ। क्या हुआ, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हुआ। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एसी थ्योरी में पढ़ाए थे, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब सारा चीज एसी थ्योरी में बताए हैं। आप वहां जाएंगे और इसका मतलब सब आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आरएमएस ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऐसा ही आपको समझना है, और इसको इक्वेशन को याद करना है, समझ में आए या ना आए, लेकिन ये इक्वेशन आपको क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में तो आना ही, समझ में कैसे नहीं आएगा, क्या फिर से एक बार सुनिए आप, जितना बात नहीं याद होगा उतना बात जो है बोलेंगे। इसे सुनिए, क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है ये 3 कारकों पर डिपेंड करता है। पहला जो कारक होता है वह उसका मैक्सिमम फ्लक्स, कि कितना फ्लक्स बनाना है। दूसरा जो कारक डिपेंड करता है वो उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और तीसरा जो कारक है उसमें बाइंडिंग में कितने टर्न की संख्या किया गया है, कितना बाइंडिंग किया गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो तीनों इसके समानुपाती होते हैं, यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा फिर भी उसका ईएमएफ बढ़ेगा,
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा फिर भी ईएमएफ बढ़ेगा, और नहीं तो टर्न की संख्या बढ़ाएंगे तो ईएमएफ तो बढ़ेगा ही। तो ये तीनों के समानुपाती होता है। तो हम लोग लिखेंगे ये समानुपाती फाई मैक्स, ये समानुपाती एफ, ये समानुपाती एन। अब देखना है कि जो एफ है फ्रीक्वेंसी है इसकी 4 बार पोजीशन को चेंज करता है। 4 बार पोजीशन मतलब एक बार हाई होता है, जीरो होता है, ठीक है, माइनस में होता है और फिर जीरो होता है। ये एक चक्कर में इनका 4 स्थान है, 4 बार ये मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो इसीलिए इसको 4 से गुना कर देते हैं। उसके बाद जो माप हम लोग लेते हैं वो आरएमएस में लेते हैं, इसलिए आरएमएस मान जो हो जाएगा एवरेज उन्हें 1.11 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू एवरेज का है, इसको 1.11 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.44 आई मैक्स एफ एन। यही होता है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ। आप इसे नोट करेंगे। इसमें सवाल बनाने के लिए आता है चलिए आप तक समझ गए। अब देखिए ट्रांसफार्मर रेशियो कैसे निकलता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 वाइंडिंग होता है। एक तरफ तो रहता है प्राइमरी वाइंडिंग, बीच में कोर रहता है, और दूसरी तरफ रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो देखिए जो प्राइमरी में बनेगा ईएमएफ ईपी, ईपी बराबर जो प्राइमरी में होगा क्या होगा, यहाँ होगा 4.44 फाई मैक्सिमम एफ, तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ये, लेकिन एन क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग ई क्या निकालेंगे, सेकेंडरी निकालेंगे, तो सेकेंडरी में भी हो जाएगा क्या, 4.44 फाई मैक्स एफ, और एन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जब इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ईपी बटे ईएस, ईपी बटे ईएस में क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 4.44 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, एफ कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा एनपी बटे एनएस, ठीक है। यही ट्रांसफार्मर अनुपात होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, इसको आप याद रखें। इसको आप ईवी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ईवी आप कि V1 या VP बटे VS बराबर NP बटे NS, मैंने प्राइमरी का वोल्टेज बटे सेकेंडरी का वोल्टेज, तो वो हो जाएगा प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए आता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ई जो होता है, ई क्या होता है, बी होता है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ई यानी कि बी बराबर आई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आई आर लिख सकते हैं। तो आर तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा I1 R1, नहीं इसको छोड़िए, इसको आप याद रखिए, ठीक है, कि ईपी बटे ईएस और एनपी बटे एनएस होता है।
अब देखिए, अब हम लोग जो कि जानते हैं कि पावर क्या होता है, पावर ट्रांसफर होता है, जो इधर P होगा वही इधर P होगा कि नहीं होगा, यानी कि P1 बराबर P2 होगा। यहाँ क्या होगा, एक और इक्वेशन इससे आएगा, देखिए P1 बराबर P2 आएगा, और P1 क्या जानते हैं, V1 I1, और ये भी क्या हो जाएगा V2 I2। अब देखिए, अब इससे एक इक्वेशन निकल गया, V1 बटे V2 बराबर I2 बटे I1। यहाँ से तो इसी से आप टोटल लिख सकते हैं, इसी से पूरे इक्वेशन लिख सकते हैं कि EP बटे ES बराबर लिख सकते हैं V1 बटे V2, एक ही चीज होता है, बराबर NP बटे NS बराबर I2 बटे I1, या आप इसको IP भी लिख सकते हैं, IS सेकेंडरी, 2 में सेकेंडरी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, ये इसी से बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है। क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज बराबर प्राइमरी वाइंडिंग बटे सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन जो करंट होता है इसका उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी का करंट बटे प्राइमरी का करंट, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे, इतना समझ में आ गया। ये फॉर्मूला रखेंगे और ट्रांसफार्मर का जो EMF इक्वेशन है उसको याद रखेंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग वो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ स्टार डेल्टा होता है, कहाँ डेल्टा डेल्टा होता है, ठीक है, कहाँ डेल्टा स्टार डेल्टा, ऐसे कनेक्शन ट्रांसफार्मर में किया जाता है, वो कनेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।